हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा आप सभी का मदर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मदर्स का जो यूट्यूब चैनल है मदर्स एजुकेशन हब एसएससी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पेपर सॉल्यूशन जो आपका अभी रिसेंटली संडे को लगा था। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको मानक विचलन निकालना है। तो आपको मानक विचलन निकालना सिखाया होगा बैच के अंदर। सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे, मीडियन निकालोगे। तो मीडियन निकालने के लिए आप सबको ऐड करके और डिवाइड बाई क्या करोगे, यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर मीन निकालेंगे इसका। 11, 7, 10, 13 और 9 का मीन निकालोगे। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, ये आपको आता भी होगा करना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं। एक्स के ऊपर हमने लगाया बार। तो सबसे पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो 11 और 10 कितना होता है 21, 13 और 7 होता है 20 और 21 41 और 9 कितना हुआ 50। तो हमने लिखा सबसे पहले 50। आगे नीचे 1 2 3 4 5, तो हमने कहा 5। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कितना बन गया, यहाँ पर 10 बन गया। और आपको जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम लोग इसको, आप लिखेंगे x माइनस के लिखोगे x बार, और इस पूरे की पावर क्या आएगा यहाँ पर 2, और नीचे की तरफ क्या आएगा यहाँ पर n आएगा। तो ये काम भी आप लोग करेंगे। x का मतलब है कि पहला ऑब्जर्वेशन 11 है, 11 में से 10 कम करोगे, 11 में से 10 कम करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 1 ही होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल 1 होगा। फिर दूसरा है 7, तो 7 में से 10 कम करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3, और जब माइनस 3 का आप स्क्वायर करोगे तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर 9 आएगा। तो आपने 9 लिख दिया। फिर है यहाँ पर 10, तो 10 में से 10 लिखोगे तो आएगा 0, तो 0 का स्क्वायर तो यहाँ पर 0 आएगा, तो आपने लिखा यहाँ पर 0। अगला नंबर कौन है यहाँ पर 13, 13 में आप 10 कम करेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 9, तो हमने करा यहाँ पर 9 आ गया। फिर आगे बात करें हम लोग 9 और ये 10, तो 9 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर, और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे, एक 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो टोटल के ऊपर 20 आ जाएगा क्या। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं दोस्तों हमारे पास में 5, और 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो अपना जो आंसर बनेगा ये 4 हमारा क्या होगा यहाँ पर मानक विचलन, या इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों अपना यहाँ पर बी ऑप्शन। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपने बिल्कुल ठीक भी किया होगा। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 तिया 12 और 2, ये बनेगा 14 डिवाइड बाई क्या बनेगा 3। आगे साइन है मल्टीप्लाई का, 22 गुना 7 होता है 154, और 154 में आप 6 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 160 बटा नीचे कौन आएगा यहाँ पर 7। इंटू आगे हम बात करें 8 4 32, और कितना बनेगा 33 डिवाइड बाई क्या बनेगा यहाँ पर 4। और यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है वो साइन लगा हुआ है डिवीजन का। तो छोटे ब्रैकेट को सोल्व करें पहले। तो यहाँ पर 25 है तो इसको 25 बनाना है मान लो, तो ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दूँ तो नीचे 25 बन जाएगा, ऊपर 5 बन जाएगा, 6 और 5 11, तो ये बन जाएगा 11 बटा कितना बना है यहाँ पर 25। तो पहले हम इसी चीज़ को सोल्व कर लेते हैं, आगे एक बार क्वेश्चन को रहने देते हैं। आगे वैसे लिखना चाहो आप तो यहाँ पे लगा दिया मैंने ब्रैकेट, यहाँ पे लगा दिया आपने ब्रैकेट। और आगे क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, आगे हम बात करें तो साइन है डिवाइड का, और इसको भी हम सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो ये बनेगा 5 बटा कितना बना यहाँ पर 18, प्लस आगे ये बन जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4, 5 बटा कितना बना यहाँ पर 2, ये बन गया 5 बटा 2। ये करेंगे हम लोग 2 2 4 और एक 5 बटा 2, और ये बना 5 बटा 18। चलो इसको हम लिख लेते हैं एज इट इज जैसे कि जैसे। तो हम लिखा 14 डिवाइड बाई क्या होगा 3, इंटू आगे 160 डिवाइड बाई 7, इंटू आगे 33 डिवाइड बाई 4। और सबसे पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों साइन हो तो पहले डिवीजन को सोल्व करेंगे। इंटू बनेगा 25 बटा कितना बना यहाँ पर 11, और यहाँ पे हमने लगा दिया इसको ब्रैकेट। और आगे की बात करें हम लोग तो आगे साइन है डिवाइड का, इसको भी आप सोल्व कर लो। आप जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 18 है, तो इसको 18 करने के लिए ऊपर नीचे मैं 9 से गुणा कर सकता हूँ क्या। तो 9 गुणा 5 45, और 9 गुणा 2 18, तो बेस तो 18 बन जाएगा दोनों का, और 45 और 5 कितना बनेगा यहाँ पर 50। तो ये काम भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सोल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। जब सोल्व करेंगे तो शायद चीज़ें कट जानी चाहिए यहाँ पर, तो काटिए जो जो कट रहा है। तो 11 से काटेंगे तो पहले तो गया 3, 3 बार गया यहाँ पर। 7 से काटेंगे तो ये गया यहाँ पर 2 बार, और 3 से क्या गया यहाँ पर 3, और 4 से काटेंगे कितना बनेगा यहाँ पर 40, ये बनेगा 40। यही बचा हमारे पास। तो जब सोल्व करेंगे तो 40 गुणा 2 कितना हुआ 80, तो ये बन जाएगा 80 इंटू क्या बना यहाँ पर 25।
और अब डिवीजन का जो साइन है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और इंटू क्या करेंगे 18 डिवाइड बाई क्या करेंगे यहाँ पर 50, यही करें हम लोग। तो इसको 25 से काटेंगे तो कितना गया यहाँ पर 2, और 2 से काटेंगे इसको तो ये गया 9, और 9 8 कितना होता है 72। तो अपना जो आंसर क्या 720 ऑप्शन में है क्या, आप देखेंगे तो अपने को 720 बिल्कुल ऑप्शन में मिल रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, कौन सा आएगा 720। आगे बात करें, ए किसी काम का 16 से 2/3% भाग 8 दिन में करता है। 16 से ही 2/3 को फ्रैक्शन में कहते हैं हम लोग 1/6। यदि 1/6 भाग वो 8 दिन में कर रहा है, दैट मीन्स पूरा काम 48 दिन में कर रहा होगा। तो ए जो है ए, ये अकेले पूरा काम कितने में करता है 48 दिन के अंदर करता है। पहली इंफॉर्मेशन तो आपको ये गिवन है। चलो बी के बारे में बात करते हैं। बी उस काम को 32 दिन में करता है। बी की जब बात करी जाए तो बी अकेले उस काम को 32 दिन में क्या करता है यहाँ पर पूरा करता है। तो सबसे पहले काम माने हम लोग, तो आपको आगे तो क्वेश्चन करना आता ही होगा। तो 48 और 32 ये टाइम है यहाँ पर। तो 16 के पढ़े से काटेंगे तो 3 और 2 आया। यदि टाइम का रेशो 3 2 है तो एफिशिएंसी का 2 और क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो 48 गुना 2 कितना हुआ 96। तो मान लेते हैं कि पूरा काम हमारा कितना है 96 है, ये हमारा टोटल वर्क है। इस पूरे काम को ये 48 दिन में करता है तो एक दिन में काम करेगा 2। इस पूरे काम को बी करता है 32 दिन में तो एक दिन में करेगा 3। आगे बात करें, ए काम शुरू करता है लेकिन 6 दिन के बाद वह काम छोड़ देता है। तो ए ने 6 दिन में कितना काम करा होगा, ए एक दिन में काम करता है 2, तो 2 गुना 6, तो 6 दिन में उसने काम कितना कर दिया होगा 12। तो हमने करा 12 काम तो अकेले ए ने पूरा कर दिया। चलो ठीक बात है, आगे चले हम लोग। आगे क्या लिखा है, शेष काम बी एक सी के साथ मिलकर 12 दिन में पूरा करता है। अच्छा ये बताओ 96 में से 12 काम हो गया तो काम कितना बचा 84, और ये 84 काम कितने दिन में हुआ यहाँ पर 12 दिन में हुआ। और किस किस ने करा, बी और सी ने। यदि 12 दिन में उन्होंने 84 करा तो एक दिन में उन्होंने कितना काम करा होगा 7 काम करा होगा एक दिन में। ये 7 काम किसका है, एक दिन का काम है, किसका बी और किसका यहाँ पर सी का। अब हमें पता है कि बी एक दिन में 3 करता है, इसका मतलब सी एक दिन में 4 काम करता होगा क्योंकि दोनों मिलके तो 7 करते हैं। तो सी का एक दिन का काम 4 हो गया। अच्छा अब ये कह रहा है कि बताइए सी अकेले उस काम का 1/6 भाग कितने दिन में करेगा। तो काम कितना टोटल है 96, और 96 का कितना करवाना है अपने को 1/6। तो ये कितना काम करवाना है 16 काम अपने को करवाना है सी से अकेले से। और सी का एक दिन का काम कितना है 4, और करना है उसको 16, तो कितने दिन लगेगा 4 दिन लगेगा। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों अपना यहाँ पर सी ऑप्शन। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, ये एक आसान क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क तो आपने बहुत ढंग से पढ़ रखा होगा कि टाइम एंड वर्क की जब हम बात करें तो टाइम का रेशो एंड एफिशिएंसी का रेशो उल्टा होता है। एफिशिएंसी मींस एक दिन का काम जो है उसको हमने क्या बोला हुआ है, एफिशिएंसी बोला हुआ है। अगला देखें हम लोग, एक मोटर बोट नदी के एक किनारे बिंदु ए से बी तक जाकर पुनः वापस आती है। अच्छा जब भी आप नदी में एक जगह से दूसरी जगह पर जाओगे तो हमने कहा ये पहली वाली जगह कौन सी है ए, और ये दूसरी वाली जगह कौन सी यहाँ पर बी। जब भी आप नदी में एक जगह से दूसरी जगह पर जाओगे तो हमें मान के चलेंगे कि एक बार आप धारा के साथ गए होंगे और एक बार आप धारा के विपरीत आए होंगे। एक बार आप डाउन स्ट्रीम में गए होंगे और एक बार आप कैसे गए होंगे, अप स्ट्रीम में गए होंगे। अच्छा यदि आपकी नाव की चाल ए है और पानी की चाल यदि बी है तो डाउन स्ट्रीम में जाते समय क्या आपकी चाल ए प्लस बी हो गई थी क्या, तो हम बोलेंगे ए प्लस बी किलोमीटर पर आवर आपकी जाते समय चाल है। और वापसी में नाव की चाल तो ए है और पानी की बी है, तो क्या आपकी चाल ए माइनस बी हो गई थी क्या, तो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अभी कह रहा है यहाँ पर यदि मोटर बोट की चाल शांजल में दुगनी कर दी जाए तो अब की बार क्या होगा, अब की बार आप वापस यदि ए से बी तक जाते हो और वापस से आप ए से बी तक वापस आते हो, लेकिन अब की बार नाव की चाल दुगनी हो गई तो जाते समय आपकी चाल होगी 2a तो नाव की चाल है, और प्लस क्या होगी यहाँ पर b, और वापसी में आपकी चाल कितनी होगी 2a माइनस क्या होगी यहाँ पर b। तो ये कह रहा है यदि नाव की चाल शांजल में दुगनी कर दी जाए तो कह रहा है कि वापस की इस यात्रा में पहले वाले समय का 30% लगता है। पहले हम गए और आए तो मान लो पहले अपने को 100 घंटे लगे, अज्यूम कर लिया मैंने ऐसे, पहले हम लोग 100 घंटे लग रहे थे। लेकिन यदि नाव की चाल डबल कर दी जाए तो आप कहेंगे अब की बार जो टाइम लगेगा पहले वाले टाइम का 30% ही लगेगा। 30% का मतलब क्या हुआ यहाँ पर 30 घंटे। तो पहले जाने आने में अपने को 100 घंटे लग रहे थे और अब हमें जाने आने में 30 घंटे लग रहे हैं। जब भी जाने आने की बात हो और टोटल टाइम आपको दे रखा हो तो फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डी बराबर, फॉर्मूला होता है हमारा डी इक्वल टू S1 इंटू क्या होगा यहाँ पर S2 अपॉन नीचे क्या होता है समेशन S मतलब स्पीड का टोटल, और आगे क्या होता है यहाँ पर समेशन T। तो चलिए एक बार जाते समय स्पीड क्या है आपकी a प्लस बी, वापसी में आपका स्पीड कितना है a माइनस बी, दोनों स्पीड को आप ऐड करोगे तो आएगा यहाँ पर 2a, और टाइम कितना लगा यहाँ पर 100। ये अपना पहले इक्वेशन डिस्टेंस आ गया हमारा। अगले में डिस्टेंस निकालेंगे कैसे,
2a प्लस बी इंटू आगे बात करें हम लोग 2a माइनस बी, 2a माइनस क्या हुआ b अपॉन नीचे दोनों को ऐड करोगे तो 2a और 2a कितना आएगा 4 है, और आपकी बार टाइम कितना 30 लगेगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 30। जरा सोल्व कर लो इसको आप। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2a से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार गए यहाँ पर 2 बार, ठीक है ना। 0 से क्या गई यहाँ पर 0 चली गई, 2 इधर आएगा तो 20 और ये बनेगा 20, और ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उधर क्या बचा 3, इधर भी a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा 4a स्क्वायर माइनस क्या बनेगा b स्क्वायर। सोल्व कर लो, 4 तिया 12 और ये बना 20, तो 20 में से 12 गया तो ये बनेगा 8a का स्क्वायर, और ये 20 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस, और 20 में से 3 गया तो बनेगा 17b स्क्वायर। तो यहाँ से आप a अपॉन b का जब रेशो निकालेंगे तो आप कह सकते हैं कि 17 बटा कितना आएगा 8, और इसके ऊपर रूट आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के देखो, आपसे पूछा हुआ क्या है, आपसे यही पूछ रहा है कि मोटर बोट की चाल और नदी के बहाव की चाल का कितना गुना है, मतलब दोनों का रेशो पूछा है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 17 और 8। अच्छा क्वेश्चन है ये कि यदि आपने ऑफलाइन क्लासेस ढंग से पढ़ी हो तो हमारी शीट में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, उसमें फर्क इतना सा है कि यहाँ पर 30% लिखा हुआ है और वहाँ पे 20% लिखा हुआ है, उसके अलावा कोई भी फर्क नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन बताओ जो टी एक्स वाई बिंदु ए और बी से क्या है समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। अच्छा, एक बिंदु कौन है हमारे पास पी, ये बिंदु है हमारे पास में पी, और इसके जो निर्देशांक है, ये जो आपको निर्देशांक दिए हुए वो दिए हुए यहाँ पर एक्स और वाई, और ये जो बिंदु है इसकी ए बिंदु से, ये एक बिंदु कौन सा है ए के निर्देशांक आपको दे रखा है 5 और क्या है यहाँ पर 7, और एक और बिंदु कौन सा है यहाँ पर बी, इसके भी आपको निर्देशांक दे रखा है कितना है -5 और कितना बना है यहाँ पर 5, और ये भी कह रखा है कि ये जो बिंदु P है इसकी B से डिस्टेंस और ये जो बिंदु P है इसकी A से डिस्टेंस, ये दूरी बराबर है। आपको दिया हुआ है कि समदूरस्थ का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, कि नहीं भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना आपको आता ही होगा। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, x-5 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस आगे क्या लिखोगे आप y माइनस क्या है यहाँ पर 7 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, बराबर आगे x-5 तो ये बन जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर, और आगे बनेगा यहाँ पर y माइनस क्या बनेगा दोस्तों 5, और इस पूरे की पावर क्या बनेगा 2, ये बनेगा हमारे पास। बस सोल्व कर लो, सोल्व करते ही आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। जब सोल्व करोगे तो ए स्क्वायर, जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना बना 25 माइनस 2ab कितना होगा 10x। इधर बात करें हम लोग प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab मतलब कितना बना 14y। इधर भी आएगा x की पावर 2 प्लस 5 का स्क्वायर कितना बना 25 और प्लस क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर 10x। इधर बात करें a माइनस बी का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस कितना बना यहाँ पर 25 और माइनस क्या बनेगा यहाँ पर 10y। आप अरेंज कर लो इसको, चीज़ें कट जाएगी मैक्सिमम, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 10x माइनस का है और ये 10x प्लस का है, तो इस 10x को उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा दोस्तों ये 20x बन जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल 20x बन जाएगा। वहाँ पे माइनस का 10y है और यहाँ पर है 14y, माइनस का तो हो जाएगा तो प्लस का, तो 4y 14y प्लस का और 10y माइनस का, तो प्लस क्या बचेगा यहाँ पर 4ny, तो 20x प्लस 4y। थोड़ा थोड़ा नजदीक हम लोग जा रहे हैं यहाँ। अच्छा आगे बात करें 25 और 25 होता है 50 और ये 49 उधर जाएगा तो 50 में से 49 गया तो एक बचा, और ये कौन है यहाँ पर 25, तो 25 जब उधर जाएगा तो -25, तो यहाँ पे 25 तो माइनस का और एक प्लस का तो 24 बचेगा और बराबर में आएगा 0। चेक करके देखो कि x और y में ऐसा कोई रिलेशन आपको दे रखा है क्या, 20x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0। तो आंसर कौन सा बनेगा हमारा डी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आता भी है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा टाइम डिस्टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने एक पढ़ा होगा कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का रेशो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम बात करें नितिन और सुरेश एक ही समय पर अपने घर से निकलते हैं, तो मान लो ये वो जगह है, ये उनका घर है, ये वो घर है, और एक ही टाइम कुछ भी टाइम मान लो आप, मान लो मैंने 7 बजे मान लिया, 7 बजे यहाँ से कौन कौन निकला, नितिन और सुरेश निकले। अच्छा 45 मिनट बाद नितिन अपनी आंटी से मिलता है, कितने मिनट के बाद में 45 मिनट, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, तो 7 बजकर कितने मिनट पर 45 मिनट पर, तो कौन मिल रहा है यहाँ पर, इधर तो जा रहा था नितिन और इधर जा रही थी उसकी आंटी, आंटी को हमने लिख दिया ए से, तो दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस करा 45, घर से निकलने के 45 मिनट के बाद नितिन की मुलाकात अपने आंटी से होती है।
जो उनके घर की तरफ चल रही है, आंटी इनके घर की तरफ आ रही है। सुरेश आंटी से नितिन के मिलने के 15 मिनट के बाद, नितिन आंटी से कब मिला था 7:45 पर, इसके 15 मिनट के बाद मतलब 8 बजे आंटी और आगे आ जाएगी। तो ये वो जगह है जहां पर आंटी की मुलाकात। अब इधर कौन जा रहा था, सुरेश, और इधर कौन जा रहा था यहाँ पर, आंटी, और इनकी मुलाकात नितिन से मिलने के 15 मिनट बाद, मतलब कितने बजे हुई यहाँ पर, 8 बजे हुई। तो ये भी आपको दे रखा है, तो 8 बजे इनकी मुलाकात हो गई। तो आपसे क्या पूछा है ये कि सुरेश से मिलने के आधे घंटे के बाद आंटी इनके घर पहुंच जाती है। तो आधे घंटे का मतलब 8:30 पे आंटी यहाँ पे पहुंच गई। तो हमने कहा 8:30 पर आंटी जो है इनके घर पर यहाँ पर पहुंच जाती है। तो आपसे पूछा नितिन की, आंटी की और सुरेश की स्पीड बताइए, ये आपको बताना है। अच्छा, आप मुझे इतनी सी बात बता दो कि यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने में नितिन को टाइम कितना लगा, 7 से 7:45, 45 मिनट का टाइम लगा। अच्छा, आंटी 7:45 पे यहाँ थी और 8:30 पर इनके घर आ गई। तो 7:45 से 8:30, 45 मिनट इसको लगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना जितना डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को नितिन ने कवर कितने में करा, 45 मिनट में, और उसकी आंटी ने भी कितने में कवर करा, 45 मिनट। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों का स्पीड भी सेम, टाइम भी सेम है, तो स्पीड भी सेम होनी चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, स्पीड ऑफ नितिन, और हमने कहा स्पीड ऑफ आंटी, दोनों की स्पीड बराबर है। तो रेशो क्या 1:1 होगा क्या, क्योंकि जिस डिस्टेंस को नितिन ने 45 मिनट में कवर किया है, उसी डिस्टेंस को नितिन की आंटी ने भी 45 मिनट में कवर किया है। तो दोनों के टाइम का रेशियो 1:1 है, और 1:1 का रेसिप्रोकल भी 1:1 ही होता है। तो दोनों का स्पीड सेम है। अब आगे बात करें। अच्छा, यहाँ से सुरेश चला था 7 बजे और 8 बजे उसकी आंटी से मुलाकात हो रही है। तो आप बताइए कि सुरेश का टाइम कितना है, 60। सुरेश का जो टाइम है वो 60 मिनट है यहाँ पर। तो सुरेश का टाइम तो 60 मिनट है। तो यहाँ से और यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस है, अब की बार हम लोग इस वाली डिस्टेंस की बात करें। जिस डिस्टेंस को सुरेश ने 60 मिनट में कवर किया, उसी डिस्टेंस को उसकी आंटी की बात करें तो आंटी ने 30 मिनट में ही कवर कर लिया। भाई 8 बजे सुरेश से मिली थी और 8:30 पर घर पहुंच गई, तो उसकी जो आंटी है उसने तो उसको 30 मिनट में ही कवर कर लिया। तो आप ये कह सकते हो कि इनका टाइम का जो रेशियो है, वो रेशियो कितना है, 2 और 1 है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो हम बोलेंगे स्पीड ऑफ सुरेश, और हमने लिखा स्पीड ऑफ क्या है यहाँ पर, आंटी। इनकी जो स्पीड का रेशियो होगा, बताइए स्पीड सुरेश की जो टाइम है और आंटी का टाइम कितना है यहाँ पर, 2 और 1 है। यदि समय का अनुपात 2:1 है तो स्पीड का 1:2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 और क्या लिखा मैंने यहाँ पर 2। अच्छा, अब देखो ऊपर आंटी का जो स्पीड है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ऊपर वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर नितिन का स्पीड भी 2, आंटी का स्पीड भी 2 और सुरेश का स्पीड 1। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, नितिन की स्पीड 2 आ गई, आंटी की स्पीड भी 2 आ गई और सुरेश की स्पीड 1 आ गई। तो 2-2 1 ऑप्शन में है क्या, तो बिल्कुल है। आंसर क्या बनेगा दोस्तों, हमारा डी बनेगा। इस क्वेश्चन में 7 जो मैंने टाइम माना है वो अपने मन से अज्यूम किया है, आपका जो दिल करे आप वो टाइम मान सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, जब भी दूरी सेम हो, तो टाइम का रेशियो एंड एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये स्पेशल केस होता है। आपको एलजेब्रा में 5 स्पेशल केस पढ़ाते थे कि x+1/x के बराबर में या तो √3 दिया होगा, या आपको x+1/x के बराबर में 1 दिया होगा, या x+1/x के बराबर में आपको -1 दिया होगा, या x+1/x के बराबर में आपको 2 दिया होगा, या x+1/x के बराबर में आपको -2 दिया होगा। हम आपको एक टेबल बनवाते हैं क्लास के अंदर और उसमें 5 स्पेशल केस आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर उसमें से एक स्पेशल केस ये होता है कि जब भी x+1/x का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो हम जानते हैं कि x का वैल्यू -1 होगा, और यदि x का वैल्यू -1 मैं यहाँ पे रख दूं तो 4 x की जगह आएगा -1⁻², प्लस आएगा आगे 8, x की जगह आएगा -1 और प्लस क्या है दोस्तों यहाँ पर 16। -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 4 को गुणा 1 करेंगे तो 4 आएगा, माइनस आएगा ये 8, प्लस आएगा 16, 16 और 4 20 में 8 कम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में 12 है क्या, बिल्कुल है 12। तो आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा। आप ध्यान रखना ये कंडीशन जब हम आपको क्लास में पढ़ाते थे तो हमने कहा x+1/x इक्वल टू आपको 2 दे रखा था, माइनस का 2, तो इसको x इंटू एक्स कितना हुआ, x की पावर 2 प्लस कितना हुआ यहाँ पे 1 बराबर में क्या हुआ -2x, ये लिख सकता हूँ इसको मैं। इस 2x को इधर लेके आएंगे तो x की पावर 2 प्लस क्या हुआ यहाँ पर 2x और प्लस कौन है 1 इक्वल टू क्या बना यहाँ पर 0। तो हम कह सकते हैं कि x+1 की पावर क्या बना 2 बराबर में कौन है 0। दैट मीन्स x+1 इक्वल टू क्या बना यहाँ पर 0। इसका मतलब x इक्वल टू क्या बना यहाँ पर -1। लेकिन हमने कहा था कि इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है,
तो 5 कंडीशन मैंने आपको याद करने के लिए बोला था और हमने ये भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आगे बात करें, सतीश जय से 8 साल छोटा है। सतीश एक बंदा है, जय एक बंदा है, एक बंदा दूसरे बंदे से 8 साल छोटा है। दैट मीन्स ये हुआ कि दोनों की एज में 8 का अंतर है। यहाँ पर आगे बात करते हैं, सतीश की जो आयु है, सतीश को हम एस से लिख देते हैं, सतीश का जो एज है उसकी और जय की आयु, सतीश प्लस क्या हुआ यहाँ पर जय, दोनों की जो एज है इसका योग का किसके बराबर है, यहाँ पर 30% के बराबर है। 30% का मतलब 3/10 हम लोग लिख सकते हैं। क्या आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो सतीश की आयु है उसकी और जय की आयु का जो योग है उसके 30% के बराबर। सोल्व कर लेते हैं, 10 को इधर लेके आ जाओ, तो ये बनेगा 10 और ये बना s बराबर, आगे ये बनेगा 3s प्लस क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर 3j, j4j, s4 सुरेश, s4 कौन है, सतीश, सॉरी, इसको इधर लेके आएंगे तो 7 और ये क्या बनेगा s बराबर क्या बनेगा 3 और क्या बनेगा यहाँ पर j, तो यहाँ पे लिख देंगे s अपॉन नीचे क्या लिखा है यहाँ पर j इक्वल टू क्या बना यहाँ पर 3 और क्या बना 7। दैट मीन्स इन दोनों की जो एज है उसका अनुपात 3 और 7 है, और आपको ये भी पता है कि इन दोनों की जो एज है उसमें अंतर कितने का दे रखा है, अपने को 8 साल का दे रखा है। तो रेशो के अकॉर्डिंग 7 और 3 में अंतर 4, तो 4 बराबर है 8, तो 1 बराबर क्या 2 होगा क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल 1 बराबर 2 होगा। और यदि 1 बराबर 2 होगा तो ये जो 3 होगा 3 बराबर होगा यहाँ पर 6 साल, और ये जो 7 होगा 7 बराबर होगा यहाँ पर 14 साल। इसका मतलब सतीश आज 6 साल का है और जय आज 14 साल का है। आपसे पूछा क्या है कि बताइए 6 साल बाद जय की आयु क्या होगी, तो जय अभी 14 का है तो आज वो 14 साल का है, तो 6 साल बाद कितने का हो जाएगा 20 का, तो आंसर क्या बनेगा हमारा बी ऑप्शन बन जाएगा। एज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और एज का क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है 400 से 706 तक कितने 6 एकल अंक है, हाउ मनी सिंगल डिजिट 6 आर देयर फ्रॉम 400 टू 706। ये कह रहा है कि 400 से और 706 तक, 400 से और कहां तक बात कर रहे हैं हम लोग 400 706 तक, ये जो 6 है ये डिजिट 6 कितनी बार आएगा, 400 से 706 में अंक 6 जो है, अंक 6 कितनी बार आएगा, ये आपसे पूछा है। ये जो अंक 6 है ये कितनी बार आएगा। आप मुझे बताना कि जब भी कोई 3 अंकों की संख्या होती है x y और क्या हुआ यहाँ पर z, तो या तो 6 इकाई वाली जगह पर आएगा, या तो 6 इकाई वाली जगह पर भी आएगा, और 6 जो है वो दहाई वाली जगह पर भी आ सकता है ना, टेंस प्लेस जिसको हम कहते हैं, यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, इकाई और दहाई। और ये जो जेड है इस वाली जगह आ सकता है, इकाई दहाई और क्या हुआ यहाँ पर सैकड़ा। तो 3 जगह की मैं बात कर रहा हूँ, इकाई दहाई और क्या हुआ सैकड़ा। तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पर कि इकाई वाली जगह, ने कहा इकाई, इकाई का मतलब है वंश या यूनिट प्लेस, इसको आप बोल सकते हो इकाई, या फिर 6 कहाँ पे आएगा दहाई वाली जगह पर आएगा, इकाई के बाद क्या होगा यहाँ पर दहाई। और हम बात करें या फिर इकाई दहाई के बाद क्या लिखा मैंने यहाँ पर सेक, हमने कहा इकाई दहाई और सेक, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अच्छा संख्या क्या दे रखी है आपको 400 से 706, तो मैंने एक संख्या लिख दी यहाँ पर 400 से 499 तक लिख दूँ एक बार, ठीक है। फिर आगे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 400 से 499 के बाद मैंने लिख दिया 500 से 599 तक लिख दे, तो 599 तक लिख दो, ठीक बात है। फिर मैंने बात करी यहाँ पर, अब आप लिख दो 600 से 699 तक लिख दो, ये भी काम आपने कर दिया। और हम बात करें आगे 699 के बाद आएगा 700, तो 700 से 706 तक लिख दो, ये काम आपने करा। यदि आप इस टेबल को बना सकते हो तो फिर आपका आंसर आपको मिल जाएगा, और टेबल आई थिंक आप बना सकते हो। तो आप बताना, सबसे पहले इस वाले की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ दोस्तों 700 से 706, तो 701, 701 फिर आएगा 702, फिर आएगा 703, फिर आएगा 704, फिर आएगा 705 और फिर आएगा 706। तो 6 एक बार आ रहा है, वो भी इकाई वाली जगह पर आ रहा है, तो इकाई वाली जगह पर 1 आएगा, और बाकी जगह तो आएगा ही नहीं, बाकी जगह तो 6 बिल्कुल नहीं आएगा, तो 0 और क्या हुआ यहाँ पर 0। ये काम आपने करा तो 1 बार आएगा। अच्छा यहाँ पर 400 से 499, तो 406 आप देखना ध्यान से, आप समझना, ये लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सबसे पहले आएगा 406, फिर आएगा 416, फिर आएगा 426, फिर आएगा 436 और लास्ट में आएगा 496, ऐसे आएगा यहाँ पर। तो ये 6 इकाई पे आ रहा है, इकाई पे इकाई पे इकाई पे इकाई पे, तो ऐसे 6 इकाई में कितनी बार आएगा 10 बार, 10 बार आ जाएगा। फिर दहाई की हम लोग बात करें तो दहाई में सबसे पहले कहाँ पे आएगा, जैसे 461
फिर 462, 460 भी आएगा, 460, 461, 462, 463, फिर आगे चलते हुए 400 कितना हुआ 69, तो 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है 9 बार और एक 10 बार, तो यहाँ पर दहाई वाली जगह पे 10 आएगा और सैकड़े वाली जगह पर तो एक बार भी नहीं आएगा, तो 0 हो गया। जैसे हमने इसको कंप्लीट करा वैसे इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे आएगा 10, वही 506, 516, 526 और 596, और यदि हम बात करें तो यहाँ भी आएगा 10, किसमें 560, 561, 562, 563 से 569, और ये आएगा यहाँ पर 0, तो बिल्कुल 0 आ जाएगा। यहाँ पे बात करें 600 से 699, तो देखो यहाँ पर इकाई वाली जगह पर कितनी बार आएगा 10 बार, वही 606, 616, 626, 636, फिर आएगा यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद 560, फिर 500 सॉरी 660, फिर 661, 662, 663, तो ये भी 10 बार आएगा। अब यहाँ पे भी आएगा क्या 100 बार, तो आप कह देंगे बिल्कुल 100 बार आएगा। कैसे, 600 में 6, 601 में भी 6, 602 में भी 6, 603 में भी 6, तो आप कह दोगे दहाई वाली जगह पर 100 बार आएगा। यदि मैं इनका टोटल कर दूं, यदि हम इनका यहाँ पे टोटल कर दे दोस्तों, तो शायद अपने को अपना आंसर मिल जाएगा। तो टोटल करके देखते हैं हम लोग, तो ये तो कितने आया 100, तो ये आ गया 100, आगे 10, 20 और 30, ये कितना आएगा 30, और आगे 10, 20, 30 और कितना हुआ 31, 31 और 30 61 और 100 161, तो अपना आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं। एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया, उसके निवेश के मूल्य में पहले साल 14% और 2 साल 10% की वृद्धि हो गई, 2 साल बाद उसके निवेश का मूल्य इतना हो गया। अच्छा 2 साल बाद उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 87780 हो गया, ठीक है। मान लो शुरुआत में उसका इन्वेस्टमेंट था x, पहले साल वो बढ़ गया 14% से, तो 114/100 हो गया, कितना इन्वेस्टमेंट हो गया एक साल के बाद। फिर अगले साल फिर 10% वृद्धि होगी, तो 110 बटा कितना हुआ यहाँ पर 100। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए उसके कितना निवेश किया था, ये इन्वेस्टमेंट उसने किया था, पहले साल उसका इन्वेस्टमेंट इतने से बढ़ गया, दूसरे साल इतने से बढ़ गया और लास्ट में 2 साल बाद इतना हो गया। तो आपसे पूछा कि इन्वेस्टमेंट किया कितना था उसने, सोल्व कर लो इसको। जब आप सोल्व करेंगे इसको तो काटिए, इसको 2 से काटे तो 57 और इसको 2 से काटेंगे तो कितना बनेगा 50। यहाँ पर हम लोग 0 से गई 0, 11 से काटेंगे तो 1, इसको 11 से काटो, 11 7 कितना हुआ 77, बचेगा 107, तो 11 9 कितना हुआ 99 और 11 8 कितना हुआ 88 और कितना बनेगा यहाँ पर जी। हमने इसको 11 से 0 गया और इसको 11 से काटा, तो 11 7 कितना हुआ 77, तो यहाँ बचेगा 0 और 1 10, 107, 107 में 11 का भाग लगाएं तो 11 9 99 बचा 8। अब सोल्व करो, 19 से काट सो, 19 से काटो तो कितना गया 3 बार, 19 से काटो 19 4 कितना होता है 76 और 19 दूना 38 और कितना बना जी। आगे 3 से काटेंगे इसको तो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, 14 3 42 होता है 140 बार। अब बचा कौन हमारे पास 50 गुना 100 500 गुना 14, तो हम बोलेंगे 140 को मल्टीप्लाई किससे कर दो 500 से, तो 14 गुना 5 होता है 70 और 3 जीरो हमारे पास ऑलरेडी है, तो आप कह सकते हो कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कितने का दोस्तों यहाँ पर 70,000 रुपए का। तो यही अपना आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखना, 2 टंकी भरने वाले नल एक्स और वाई है, तो एक्स जो है एक इनलेट पाइप है भरने वाला, वाई भी क्या चीज है एक इनलेट पाइप है। नल एक्स एक चौथाई टंकी को 12 घंटे में भर रहा है, तो एक चौथाई मतलब चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा 12 में भर रहा है, तो पूरा कितने में भरेगा 12 चौक 48 घंटे में भर देगा पहला वाला पाइप। दूसरे पाइप की बात करते हैं, दूसरा पाइप नल वाई 1/3 भाग को 8 में भर रहा है, 1/3 भाग 8 में, तो पूरा कितने में भरेगा 8 तिया 24, तो 24 घंटे में भर देगा, ये बात भी क्लियर है। एक निकासी नल जेड भी लगा हुआ है, निकासी का मतलब आउटलेट पाइप जेड भी लगा हुआ है, और जेड जो है वो आधी टंकी 24 में खाली करता है, आधी 24 में खाली कर रहा है, तो पूरी कितने में खाली करेगा 48 घंटे में। अच्छा मान लेते हैं वर्क अज्यूम कर लो कुछ आप, मान लेते हैं कि काम कितना हमारा 48 लीटर है, ये हमारा टोटल वर्क है। इस पूरे काम को ये अकेले 48 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा 1 लीटर। ये पूरा काम ये 24 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा 2 लीटर। इस पूरे टैंक को ये खाली करता है 48 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा 1 लीटर। तो ये 1 घंटे का काम आ गया तीनों पाइपों का। अब ये कह रहा है यहाँ पर एक्स नल को 6 घंटे तक चालू करके बंद कर दिया, तो पहले वाला नल है इसको 1 घंटे तक ओपन रखा और फिर बंद कर दिया, 6 घंटे तक सॉरी, तो 1 घंटे में काम करता है एक, तो 6 घंटे में इसने 6 लीटर काम करा, और 6 लीटर काम करवाने के बाद एक को हमने कर दिया यहाँ पर बंद। आगे बात करें, उसके बाद वाई और जेड खोल दिए। जब हमने वाई और जेड को खोला तो दोनों मिलकर काम ये 2 करेगा, वो 1 बिगड़ जाएगा, तो एक ही काम हो पाएगा अब। और 48 में से 6 काम तो ऑलरेडी हो चुका, तो काम कितना बचा था 42 लीटर। और इस काम को अब कौन कौन कर रहा है यहाँ पर, पाइप एक्स को तो आपने बंद ही कर दिया था,
5x को आपने बंद कर दिया। तो अब इस 42 लीटर को कौन भरेगा, y और z काम करेंगे यहाँ पर। तो y तो है करने वाला, z है बिगाड़ने वाला, लेकिन काम हो रहा है ज़्यादा, बिगड़ रहा है कम, तो काम एक हो पाएगा, और करना है अपने को 42 लीटर। तो बताओ कितने घंटे में टंकी भर जाएगी यहाँ पर, 42 घंटे। तो आपसे यही पूछा है कि y और z को एक साथ खोल दिया गया, तो शेष टंकी भरने में कितना वक्त लगेगा। तो शेष टंकी को भरने में 42 घंटे लगेंगे। यदि पूछा कि पूरी टंकी को भरने में कितना टाइम लगा होता, तो आंसर आता था 6 घंटे, तो पहले 6 घंटे तो हमारे पास आता पहले वाला, और 42 होता बाद वाला, तो फिर आंसर हमारा क्या आता, 48 आता। अभी के लिए आंसर क्या होगा हमारा, 42 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये तो आप, ये जो संख्या है ये किससे डिवाइड है, 1001 से डिवाइड है। अच्छा, क्या मैं ऐसा 579 और XYZ की जगह मैंने लिख दिया 579, को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, 579 इंटू मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 1001, लिख सकता हूँ ऐसा। इसका मतलब यदि इसके फैक्टर मैंने किए तो ये फैक्टर इसके मिले, और इसके फैक्टर में 1000 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 1001 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये किसकी जगह पर है, x की जगह पर। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी यहाँ पर y की जगह पर, और ये जो वैल्यू आई है ये आएगी किसकी जगह पर, z की जगह पर। तो हमसे ये पूछा है x का वैल्यू कितना है दोस्तों 5, और z का वैल्यू कितना है हमारा 9। तो 9 और 5 कितना हुआ 14, और y का वैल्यू है 7। तो हम लिख देंगे यहाँ पर x का वैल्यू तो है 5, z का वैल्यू कितना है 9, और नीचे y का वैल्यू है 7। तो 9 और 5 14, 14 में 7 का भाग लगाएंगे तो आएगा 2। तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा, √2। तो कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन अपने को मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। 8 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, ये तो आपको पढ़ाया जाता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। a sin थीटा यह प्लस हो या माइनस हो, और क्या हो यहाँ पर b cos थीटा हो। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है और जो मिनिमम वैल्यू होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या पढ़ाई जाती है हमको, a की पावर 2 प्लस क्या होगा दोस्तों b की पावर 2, और ऊपर क्या लगाते हैं रूट। ये तो होगा इसका मैक्सिमम, ये तो होता है इसका मैक्सिमम। और यहाँ पे लिखे ये क्यों होता है, कैसे होता है, सब आपको पढ़ाया जाता है। a स्क्वायर प्लस क्या हुआ यहाँ पर b स्क्वायर, और इसके ऊपर हमने लिखा रूट, और यहाँ पे लगाया माइनस। ये हमारी क्या होती है यहाँ पर मिनिमम वैल्यू। ये अपना होता है, वो होता है मैक्सिमम, और ये क्या होती है हमारी यहाँ पर मिनिमम वैल्यू। तो एक जगह प्लस आता है और एक जगह माइनस आता है। अभी हमसे क्या पूछा है, अधिकतम मान पूछा है। एक ही जगह कौन है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 8 की पावर 2 करेंगे, प्लस आगे पी की जगह कौन है यहाँ पर 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर तो होता है 64, और 64 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 64 और 36 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 100, और 100 को जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो आंसर कितना बनेगा यहाँ पर 10। तो अपना जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों 10 बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग माइनस करके निकाल लो। 5 में से 2 गया कितना बनेगा यहाँ पर 3, आगे 4 में से 2 गया तो ये बना 2, और ये बना 132। सेविंग है किसकी यहाँ पर 2000 की, 2001 में। तो 3 में से 6 नहीं जाता तो 13 में से 6 गया तो कितना बना 7, 5 में से 8 नहीं जाता तो 15 में से 8 गया तो फिर वापस से 7, और ये कितना बना 77। ये सेविंग है यहाँ पर 2001 की। 2002 की सेविंग निकाल लो आप, 7 में से 2 गया तो कितना बना यहाँ पर 5, आगे 11 में से 9 गया तो कितना बना यहाँ पर 2, और 2 में से 1 गया तो 125। अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2000 और 2001 वर्षों की कुल बचत। तो 2000 और 2001 की कुल बचत तो यही होगी, तो 123 में जब 77 जोड़ोगे तो इन दोनों ईयर की सेविंग तो हो गई यहाँ पर 200, यही बनेगा। और बात करें हम लोग 2002 में जो सेविंग है वो कितनी है हमारे पास 125, तो ये हमारे पास 125। दोनों का रेशो आपसे पूछा हुआ है, 25 से काटेंगे तो 25 8 200, 25 से काटेंगे तो 5, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 8:5। तो आंसर क्या बनेगा बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 15। 3 खेत हमारे पास, पहले का एरिया ये, दूसरे का एरिया ये, और तीसरे का एरिया ये। बराबर बराबर नाप की फूल की क्यारियां बनानी है। तो बराबर बराबर नाप की फूल की क्यारियां बनानी है, तो क्यारियां आप बना रहे हो उनका साइज सेम होना चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए। तो तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। इन तीनों का आप क्या लोगे यहाँ पर एचसीएफ। यदि हम तीनों का एचसीएफ लेते हैं तो एचसीएफ निकालना आपको आता है, किन्हीं भी 2 नंबर्स को पकड़ लो। तो यदि हम 552 में भाग लगा दे किसका 408 का, तो 408 का तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो हमने कहा 408, 12 में 8 कम करेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा, फिर 144 है 144, 288 का फैक्टर होता है। फिर हमने लिखा यहाँ पर 408, तो 14 थी 42 नहीं जाएगा, 2 बार ही जाएगा, तो हमने लिखा यहाँ पर 288।
माइनस करेंगे यहाँ पर तो ये बनेगा 0, 10 में 8 गया 2, 120, 120 का भाग लगाएंगे 144 में। अभी भी पूरा पूरा नहीं जा रहा, एक बार गया तो बना 120, तो हम वापस से लिखेंगे कितना हुआ 24, 24 का भाग लगाएंगे 120 में। कितनी बार गया यहाँ पर 5 बार, तो भी 5 कितना हुआ 120। क्या अब की बार पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या? तो यदि पूरा पूरा भाग जा रहा है दैट मीन्स क्यारी की साइज 24 होनी चाहिए। अच्छा एचसीएफ यदि 24 है, इसका मतलब यदि 24 के एरिया इसको 24 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा भाग जाता है। तो यदि 288 को हम डिवाइड करें 24 से तो 24 कम कितना बना 24, और बचेगा कितना 24 दूना 48। तो 24 के एरिया की 12 क्यारियां बनेगी। ये इसमें भी जब आप 24 का भाग लगाओगे, इसमें भी 24 का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब कोई एरिया बचेगा नहीं। तो आपने जो क्यारी बनाई है उसका एरिया 24 होना चाहिए। मान लो क्यारियां इस तरीके से बनाई है और ये जो क्यारी आपने बनाई इसका एरिया कितना बना आपको 24 बना। अब आपको दे रखा है कि क्यारी की चौड़ाई 4 है, यदि चौड़ाई इसकी 4 दे रखी है तो आपसे लंबाई पूछिए। तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो x की वैल्यू क्या हो ताकि 24 आ जाए, तो आप कह देंगे कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी अपनी शीट में दे रखा है। अच्छा किसी स्विमिंग पूल में लंबाई 32 चौड़ाई 25 है, कुछ लोग कूदते हैं तो पानी 1 सेंटीमीटर ऊपर आ जाता है, तो कितना वॉल्यूम ऊपर निकल कर आया? आप बताओ। कोई भी स्विमिंग पूल है वो एक क्यूबॉइड शेप में होता है, उसकी लेंथ होती है उसकी विड्थ होती है। उसमें जब कोई लोग जंप लगाएंगे तो पानी का लेवल ऊपर आएगा, तो कितना पानी ऊपर आया? तो हमने कहा एल बी एच, एल गुना बी गुना कितना हुआ एच। ये है हमारा 32 मीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, गुना 100 कर दो 3200। चौड़ाई है हमारे पास 25 मीटर, तो 25 को 100 से गुना करो 2500 सेंटीमीटर, इनटू आगे कितनी हाइट तक वो पानी ऊपर गया 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अच्छा इतना वॉल्यूम इतना पानी ऊपर आया, वो किसकी वजह से है? उन लोगों की वजह से। एक आदमी कितना पानी पानी विस्थापित कर रहा है 0.1 मीटर क्यूब, 0.1 मीटर का क्यूब है, तो इसको इंटू क्या करेंगे 100, इंटू आगे क्या करेंगे यहाँ पर 100, और इंटू आगे क्या करेंगे यहाँ पर 100। भाई मीटर इंटू मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तीनों को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसे कितने आदमी? एक आदमी की वजह से इतना पानी ऊपर जा रहा है, तो एक्स आदमी कूद रहे, तो एक्स इंटू ये कर दो यहाँ पर। सोल्व करेंगे इसको, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डबल जीरो डबल जीरो, तो यहाँ से डबल जीरो और क्या होगा डबल जीरो, 25 से काटेंगे कितना गया यहाँ पर 4, ये बनेगा। और आगे सोल्व करो इसको तो ये बचेगा कितना, और कुछ कट रहा है 4 से काटो कितनी बार गया ये 8, तो ये बन गया 8। अच्छा 0.1 का मतलब 1/10 हो गया, और 10 उधर जाएगा तो कितना बना 80, तो जो x होगा x का वॉल्यूम कितना बना 80। जब 80 आदमी जंप लगाएंगे ना तो इतना वॉल्यूम ऊपर जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखना, पहले आप इसमें कुछ करेक्शन करो। क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है, आप लोगों को भी काफ़ी परेशानी हुई होगी जब आपने किया। आप इसको करिए, ये जो है यहाँ पर इसमें करेक्शन करो। तो करो 7,440 रुपये, ये करेक्शन करना आप लोग। इंग्लिश में भी 6,240 दे रखा है, इंग्लिश में 6,240 स्प्रिंट है यहाँ पर, और एक गलती की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस आपको मिली होगी देखने को। तो आप करेंगे यहाँ पर 7,440 रुपये, ये आप लिख दें। अब करो क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि चुनाव में 3 कैंडिडेट है, 20% लोगों ने मतदान नहीं करा। मान लो टोटल वोट है 100, टोटल वोट है 100 में से 20% लोग आए ही नहीं, तो लोग कितने हैं 80। तो ये तो है टोटल वोट, और ये है डाला गया वोट। डाले गए वोटों में से ये है ए, ये है कौन बी, और ये कौन है यहाँ पर सी। ये काम आपने करा। अब ये कह रहा है कि ए को 40% वोट मिला, तो 80 का 40%, 80 का 40% होगा 32 वोट तो मिला किसको ए को, ठीक बात है। बी को और सॉरी मतदान करने वालों में से 35% ने ए को दिया, तो 35% ने ए को, तो मतदान कितने लोगों ने करा 80 ने, तो 80 का कितना निकालोगे आप 35%, तो 35 बटा क्या करोगे 100, तो 25 से काटेंगे 4 और ये 5, 5 से काटेंगे 7, तो 7 से कितना हुआ 28 लोगों ने तो ए को वोट करा। बात हो गई यहाँ पर। फिर कह रहा है कि बी को ये ए को
मतदान करने वालों में से 35% ने ए को, 40% ने बी को। 35% ने तो ए को, 40% ने बी को। 80 का 40% कितना हुआ, 32 लोगों ने बी को वोट करा, ठीक है। और शेष जो बचे 25% उन्होंने सी को वोट करा। तो 80 25%, 80 का 25% होगा यहाँ पर 20, तो हमने कहा 20 हो गया। 32 और 28, 60 और 20, 80 हो गया। तो इतने इतने वोट ये लोग ले गए। आगे कह रहा कि ए को डाले गए में से 25% वोट। अच्छा, ए को कितने वोट डाले गए थे, साइड में लिख लो एक बार। तो हमने कहा कि एक तो था ए को कितने वोट पड़े, 28। आगे बात करें बी को कितने वोट पड़े थे, 32। और आगे बात करें सी, तो सी को कितना वोट पड़ा था यहाँ पर, 20। ये कह रहा है कि ए को जो वोट मिले उसमें से क्या करा, 25%, और बी को जो वोट डाले उसमें से 15% इनवैलिड हो गए, और सी के जो वोट डाले थे वो सारों को वैलिड माना गया। अच्छा, ए को जो वोट पड़ा उसका 25%, तो 25% इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, तो वैलिड कितना बचा, 75%। ये वैलिड होगा यहाँ पर, ये वैलिड वोट है यहाँ पर। उसी तरह बी को जो वोट पड़ा था उसमें से 15% अवैध हो गए, तो बाकी कितने बचे, 85%, ये हमारे पास वैलिड हो गए। ये भी काम आपने करा। और ये कह रहा है कि सी को डाले गए सारे वोटों को वैध माना गया। बी को ऐसे इतना वोट ज्यादा मिला, तो सी को डाले गए सभी वैध मतों की संख्या बताओ। तो सी को सारे वोट डाले गए जो सारे के सारे वैलिड है, तो 20 की वैल्यू आपको बतानी है। अच्छा, ए को वोट 28 पड़े थे, 28 का 75% निकालो आप। तो 28 गुना 75 बटा आप 100 करेंगे, तो 25 से काटेंगे 3 और ये 4, और 4 से काटेंगे कितनी बार गया, 7। तो 21 वोट हो गए इसके। तो ये 21 इसके वैलिड वोट है, किसके, ए के। तो ए के वैलिड वोट तो 21 हो गए। उसी तरह अब हम बात करें बी को 32 वोट पड़े, और उसमें से 15% तो रिजेक्ट हो गए, मतलब इनवैलिड हो गए, तो बाकी बचे 85%। तो 85 बटा क्या करेंगे, तो सोल्व करेंगे इसको। 5 2 10 का 0 1, 5 3 15, 8 2 16, 31, और एक 32 का 2 कितना बना, 3। आगे 8 3 24, और 3 कितना बना यहाँ पर, 27, और 0 से 0 गई, तो 27.2, तो 27 पॉइंट कितना बना यहाँ पर, 2। काम भी आपने करा। ये वोट किसको, बी को। अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा था अपने को 7444। ध्यान रखना, ये हमने यहाँ पे करेक्शन करवाया था आपको। ये 6240 नहीं है यहाँ पर, ये कितना दे रखा था आपको, 7000। आपको दे रखा है 7400 कितना, 40। अब क्या कह रहा है, बी को ऐसे इतना वोट ज्यादा मिला, तो बी को मिला इतना और ए को मिला इतना, तो कितना वोट ज्यादा मिला, 6.2। तो 6.2 की वैल्यू दे रखी है, तो 6.2 का वैल्यू दे रखा आपको कितना, 7 4 4 और 0। आपको दे रखा है ना कि इसको कितना वोट ज्यादा मिला, इनका अंतर हो गया 6.2। डेसिमल हटा देंगे तो 10 आ जाएगा। जब यहाँ से आप डेसिमल हटा दोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 62 क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 10 लिख सकते हैं। 2 से काटा तो ये हुआ 31, और 2 से काटेंगे तो 2 तिया कितना हुआ, 6, 2 7 14, और 2 दूनी 4, और कितना बना यहाँ पर, 0। 31 से काटो इसको, तो 31 से 31 बचेगा, 31 दूना 62, 120। 120 गुना 100 करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1200। अच्छा, यदि एक का वैल्यू 1200 आया तो आपको पूछा है कि सी को कितना मिला, तो 20 है, और एक की वैल्यू 1200 है, तो 20 को जब गुना 1200 करोगे तो आंसर आएगा अपना 24। तो आपसे यही पूछा है कि सी को कितना वैलिड वोट मिला, तो आंसर क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, 24,000। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा करेक्शन करिएगा। करेक्शन क्या करोगे, थोड़ा नहीं है, बहुत करेक्शन है, और एक क्वेश्चन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है, टाइम भी आपका खराब हुआ होगा। लेकिन 7440 आपको करना है। आपको दे रखा था 6240, उसकी जगह आप कर लीजिए 7440। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये तो सिंपल है क्वेश्चन, आपको ये फॉर्मूला तो आता ही होगा। ए का क्यूब प्लस क्या हुआ यहाँ पर, बी का क्यूब प्लस क्या हुआ यहाँ पर, सी का क्यूब, माइनस क्या होगा यहाँ पर, 3ab बराबर क्या होता है, ए प्लस क्या हुआ, बी प्लस क्या हुआ यहाँ पर, सी। ब्रैकेट में क्या होगा, ए प्लस क्या हुआ, बी प्लस क्या हुआ, सी का क्या हुआ, स्क्वायर, -3। यहाँ पे लिखा होगा ए बी प्लस क्या है यहाँ पर, बी सी, और प्लस क्या है यहाँ पर। ये आपको पढ़ाया जाता है इस फॉर्मूले को। अब इस क्वेश्चन में p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू अपने को गिवन है, p क्यूब, q क्यूब और r क्यूब का वैल्यू भी गिवन है। ये और यदि मेरे को पता लग जाए तो फिर अपने को p क्यू आर का वैल्यू मिल जाएगा। अब आप देखो कि p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू अपने को 5 दिया हुआ है। यदि मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, करो जरा स्क्वायर। जब आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये आएगा p स्क्वायर प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, q का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, r का स्क्वायर प्लस बनेगा यहाँ पर 2p क्यू प्लस क्या बना है यहाँ पर, क्यू आर प्लस क्या बना है यहाँ पर, पी आर, और बराबर 5 का स्क्वायर कितना बना, 25।
अब ये वैल्यू अपने को गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितना गिवन है 15। 15 जब इधर जाएगा तो 25 में से माइनस होगा 10, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू प्लस क्या हुआ दोस्तों क्यू आर, और प्लस क्या हुआ यहाँ पर आर पी का वैल्यू क्या 5 आएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 5 आएगा। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू तो अपने को दे रखा है 30, क्या तो रखा है 30, माइनस ये है अपने पास 3 पी क्यू और आर, ये रख दिया ऐसे कैसे, पी प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू दे रखा है अपने को 5, तो हमने लिख दिया 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 माइनस आगे ये वैल्यू मिल गई अपने को 5, और 5 दिया होता है 15, तो हमने 15, काम भी आपने करा। जब आप इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये बना 30 माइनस क्या बना 3 पी क्यू आर बराबर आगे 25 में 15 कम करेंगे 10 गुना 5 कितना हुआ 50। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 50 जब इधर आएगा तो हम कह देंगे 3 पी क्यू आर का वैल्यू क्या होगा, 30 में से 50 गया तो 20, और किस में बचेगा दोस्तों माइनस में। चेक करके देखो, यही पूछ रहा है कि आपसे, तो आपसे यही तो पूछा है यहाँ पर कि 3 पी क्यू आर का वैल्यू कितना होगा, तो आंसर क्या बनेगा हमारा -20। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था तो आप आराम से इसको कर सकते थे, फॉर्मूला यदि आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान था। अच्छा, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको रेट पूछे 4 साल में आपका पैसा इतना गुना हो गया। अच्छा, यदि हमारा पैसा, ये भी हम पढ़ते हैं क्लास के अंदर, तो आपका पैसा हो गया 625 और बटा क्या हुआ 256 गुना हो गया। क्या मतलब है इसका कि यदि हमने 256 रुपये जमा कराया, ये मेरा अमाउंट प्रिंसिपल, ये हमने 256 जमा कराया, तो ये इतना गुना हो गया, तो पैसा कितना हो गया 625, ये हो गया हमारा अमाउंट। और ऐसा कितने साल में हुआ, ऐसा हुआ 4 साल के अंदर, तो ऐसा 4 साल में हो रहा है। तो हम कहते थे कि पहले तो प्रिंसिपल तो है 256 और अमाउंट है हमारा 625, दोनों कट तो रहे नहीं किसी से, टाइम दे रखा आपको 4, तो 1/4, और यहाँ पे भी क्या करोगे आप 1/4, और यहाँ पे कर देंगे रेशो। ये होता है 4 की पावर 4 और इसकी पावर 1/4, ये होता है 5 की पावर 4 और पावर क्या होगी 1/4। जब भी पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो पावर तो कट जाती है, तो 4 से 4 गया तो ये कितना बचेगा 4, और ये कितना 5, 4 से 5 का मतलब 1 बटा क्या करेंगे 4 गुना क्या करेंगे 100, तो हम कह देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोस्तों यहाँ पर 25%। कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पर, सी ऑप्शन, तो यही अपना आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 530 रुपए, 2 क्रमिक छूट के बाद इसको 396.44 में बेचा गया। 530 रुपए की चीज है, यहाँ पे हमने दिया इसको फर्स्ट पहला डिस्काउंट, तो फिर यहाँ पे कोई कीमत आएगी निकल कर, फिर इस पर हमने दिया दूसरा डिस्काउंट, तो फिर यहाँ पर जो फाइनली कीमत आई है वो आपको दे रखा है 396 पॉइंट कितना है पर 4, आपको गिवन। अभी कह रहा है कि यदि पहली छूट 15% की है, ये डिस्काउंट हमको 15% का है, और दूसरी छूट कितने की है X%, तो आपको X का वैल्यू बताना है कि X का वैल्यू कितना होगा। चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस पर 15% की छूट लीजिए, 15% माफ हो गया, तो 530 पे 15% का डिस्काउंट अपने को मिल गया, तो बचा कितना 85 बटा कितना हुआ तो जीरो से क्या गई दोस्तों, जीरो गई यहाँ, 5 दिया 15, 5 1, 5 5 25 और 8 दिया 24 49, 5 को जीरो से तो जीरो गई, 5 गुना 3 15 का 5 कैरी 1 हो गया, 5 गुना 5 25 और 3 8 24, 24 और 25 हो गया 49 और 1 50, कैरी कितना बन गया 5, 8 पंजो 40, 8 5 40 और 5 कितना बना 45, और यहाँ पे नीचे 10 है तो 450.5, तो 15% डिस्काउंट देने के बाद कीमत 450.5 निकल कर आ गई। अब यहाँ पर ये चीज़ इतने में बेचेगी तो डिस्काउंट कितना दे दिया गया, तो 0.44, तो आप क्या करेंगे 450, पॉइंट कितना है आपके पास 50, इतना रुपया था पहला डिस्काउंट काटने के बाद, और बेची आपने कितने में 396, पॉइंट कितना है यहाँ पर 44, तो आपने डिस्काउंट कितना दे दिया 6, और यहाँ पे लिखा मैंने 0, 10 में 6 गया तो कितना बना 4, 14 में से 9 गया तो कितना बना यहाँ पर 5, ये बना हमारे पास, तो 54.06 का आपने डिस्काउंट दे दिया। तो आपने कहा 54.06 का डिस्काउंट आपने किस पे, ये 5406 लिख दो इस पर, आप इसको डायरेक्टली क्या लिख दो 5406 रुपये, हाँ 100 कर दो इसको, 5406 का डिस्काउंट आपने किस पे दिया 4505 पे दिया आपने, और इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो जीरो से क्या गई यहाँ पर जीरो गई, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 2, और 5 से काटेंगे तो 5 नाम 45, जीरो कितना हुआ 1, और 901 का 6 गुना यही होता है, और 6 दूनी कितना बना 12%। इसका मतलब जो सेकंड डिस्काउंट हमारा, वो सेकंड डिस्काउंट कितने का दोस्तों यहाँ पर 12% का, तो इस तरह से आंसर करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गीता की राय में, गीता की राय के अकॉर्डिंग उसका जो वजन है 55 से तो ज़्यादा है,
और 62 से कम। गीता कहती है कि मेरे को लगता है कि मेरा वजन 55 से तो ज़्यादा है और 62 से कम है। गीता की माँ को लगता है कि गीता की माँ जो है वो गीता से सहमत नहीं है। गीता की मदर को लगता है कि गीता का वजन 50 किलो से तो ज़्यादा है, 50 किलो से तो ज़्यादा है, लेकिन 60 से कम है, तो उसका वजन 60 से कम है, ऐसा उसकी माँ को लगता है। और उसका जो भाई है उसका मानना है कि उसका वजन 58 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसका जो भाई है उसको लगता है कि उसका वजन 58 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सारी शर्तें लागू हो जाए कि भाई को लगता है कि उसका जो वजन है ना 58 से कम है, 58 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हो तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या होगा। तो एक चीज़ तो श्योर है कि तीनों कंडीशन में 55 से ऊपर होना चाहिए, तो या तो 56 होगा या 57 होगा, 58 भी हो सकता है, 58 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 58 तो हो ही सकता है। तो ये तीन हमारे पास चांसेस बनते हैं यहाँ पर। वो कह रहा है गीता को लगता है कि उसका वजन 55 से ज़्यादा और 62 से कम है, गीता की माँ को लगता है कि वो 50 से ज़्यादा और 60 से कम है, और गीता के भाई को लगता है कि किसी का में 58 से ज़्यादा नहीं, मतलब 58 के बराबर तो हो ही सकती है। तो आप बताओ 55 से ज़्यादा मतलब 56 हो सकता है, 57 हो सकता है, 58 हो सकता है, तीनों कंडीशन मैच हो रही है। इनका आपको निकालना है एवरेज। तो एवरेज के लिए 56 है, ये 57 है, तो इसमें से 57 रख दो, एक इसको दे दो, तो इनका जो इसको डिवाइड 3 से करेंगे और 3 से भाग लोगे तो इनका औसत क्या 57 ही आएगा क्या। तो आप कह देंगे बिल्कुल आंसर क्या बनेगा हमारा 57। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक ठोस शंकु के आधार की त्रिज्या 9 है। ये कौन है? ये हमारे पास एक कौन है, इसका बेस रेडियस आपको दे रखा है, इसका बेस रेडियस 9 दे रखा है, तो ऊंचाई भी आपको दे रखी है, किस दे रखी है। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि 3 भागों में काटा जाता है, तो एक कट तो मैंने यहाँ लगा दिया और एक कट मैंने यहाँ लगा, काम आपने करा। अब ये कह रहा है कि जो इसके आधार के समानांतर है 7 और 14 की ऊंचाई पे काटा, इसको हमने काटा 7 की ऊंचाई पर, इसको हमने काटा 14 की ऊंचाई पर। तो यदि ये 7 है और ये 14 है तो ये 7 होगा, और ये जो पूरा का पूरा है ये कितना होगा यहाँ पर 21 है, तो ये भी 7 होगा। मतलब ये पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट जो है एक, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट पहला, फिर जो दूसरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये हो गया दूसरा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 2, और एक पार्ट हो गया यहाँ से तीसरा पार्ट बराबर है। तो इसका हाइट 1 है, इसका हाइट 2 है और बड़े वाले का 3 है। तो वॉल्यूम का रेशो की बात करें तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना हुआ 8 और 3 का क्यूब कितना हुआ 27। ये तो बात करें हम लोग वॉल्यूम की, लेकिन यहाँ तो लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गई यहाँ पर एलएसए की बात। तो आपको क्वेश्चन में एलएसए की ही बात करनी है। आपसे पूछा कि जो सबसे ऊपर वाला भाग है ना उसका एलएसए कितना होगा, तो बड़े वाले का एलएसए 9 है, तो 9 की वैल्यू क्या होगी पाई आर एल, 9 की वैल्यू होगी पाई आर और एल। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू होगी पाई आर एल अपन नीचे क्या बनेगा, और हमें 1 का ही तो वैल्यू पता करना है। आपको कह रखा है कि यदि शीर्ष भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब इस ऊपर वाले पार्ट का एलएसए अपने को निकालना है। तो बड़े वाले पार्ट का एलएसए कितना है 9, तो 9 की वैल्यू पाई आर एल होगी। चलो वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 बराबर पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर आपको दे रखा है 9 और इंटू एल आप निकाल ही लोगे, तो यहाँ पे नीचे 9 ऑलरेडी आ रहा है। एल निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये पूरी कितनी है हमारे पास में 21, और ये आपको दे रखी है यहाँ पर कितनी 9 दे रखी है। तो 9 का स्क्वायर 81, तो 441 और कितना हुआ 81, तो ये बनेगा 2 और 2 और 522, ये बनेगा अपने पास। भाई हमको एल निकालने के लिए क्या करेंगे, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एच आपको 21 दे रखी है, तो 21 का स्क्वायर 441 और 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, तो 1 और 1 2, 8 4 12 2 522 आ गया। अब 522 का रूट लिखोगे। अब बताओ 522 का रूट जो है यहाँ पे 58 आ रहा है, तो 58 को गुणा किससे करूँ, 58 जो है यदि मैं इसको एक बार गुणा 9 करके देखता हूँ, तो 9 8 72 का 2 7 और 9 5 45 और 7 52 आ रहा है यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पे 9 से तो गया 9, 3 आ जाएगा बाहर, तो 22 कितना हुआ 66, और नीचे कौन है यहाँ पर 7, और ऊपर क्या बचेगा यहाँ पर रूट। तो 7 का भाग लगाएंगे तो 7 नाम 63, तो 9 से कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो 9 पॉइंट समथिंग। तो आंसर कौन सा बनेगा हमारा, ए ऑप्शन बन जाएगा। ये कोन कटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एसएससी के लिए बड़ा यूजफुल है, एसएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जब भी आप कोई कोन कटिंग करते हो, कोन कटिंग में आप जब तीनों इससे जब बराबर बराबर हाइट के हो तो वॉल्यूम का रेशो होता है 1:8:27 तीनों कोन के, और एलएसए का होगा 1 4 और 9,
है ना, आपको ये पढ़ाया जाता है सिमिलरिटी की मदद से। आगे बात करें, बक्से में 100 पेन है, 8 खराब है। अब एक पेन बक्से से निकाला जाता है तो खराब न होने की प्रायिकता क्या है? तो बक्से में पेन कितने हैं? 100, और हम चाहते हैं कि जितने भी पेन हम लोग निकाले सारे सही निकले, और सही पेन कितने हैं हमारे? 92। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। 4 से काट दो इसको, तो 23 गुना 4 होता है 92, और नीचे 4 से काटेंगे तो 25। तो जो प्रोबेबिलिटी है सही पेन निकलने की वो कितना आएगा यहाँ पर? 23/25। ये हमारा आंसर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के विपरीत झुकी हुई है और दीवार पे 3 मीटर ऊंचे बिंदु तक पहुंच रही है। ये रही सीढ़ी, ये दीवार, ये जमीन, और ये रही लेडर, ये सीढ़ी। ये हमारे पास क्या है? सीढ़ी। एंगल है ये 9। ये काम आपने 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, की लंबाई 5 है, दीवार पे 3 मीटर ऊंचे बिंदु तक, ये आपको दे रखिए। और यदि सीढ़ी के पैर को दीवार की ओर 2.6 मीटर खिसका दो, तो ये दीवार सीढ़ी का निचला हिस्सा को आप यहाँ तक ले जाओ, यहाँ तक ले जाओ आप, तो कितना बना? 2.6। पहले तो देख लो कि ये 5 और ये 3 है, तो ये पूरी 4 होगी। ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है कितनी होगी? यहाँ पर 4 हो जाएगी पाइथागोरस से। अब सीढ़ी को हम दीवार की तरफ 2.6 लेके जा रहे हैं। यदि सीढ़ी को हम इधर धकेल रहे हैं तो सीढ़ी वहाँ पर ऊपर हो जाएगी, ऐसे सीढ़ी वहाँ पर ऊपर हो जाएगी। तो ये पूछा है कि ये कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। अच्छा, सीढ़ी की जो लंबाई है वो तो अभी भी 5 ही रहेगी, ये तो है 5, तो 5 ही रहेगी। ये आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा? ये 2.6 और ये 4, तो ये हो जाएगा 1.4, 1.4। अब आपको पता है कि एक ट्राइंगल ऐसे बनेगा, एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बना, उसमें ये तो है 5 और ये है 1.4, ये चीज़ अपने को निकालनी है। तो बताओ, आप यदि यहाँ डेसिमल हटाते हो तो ये 50 बनेगा। ये एक तो बना 50, और एक क्या बना? 14, और एक क्या बना? x। 2 से काटोगे तो 25, और ये क्या बना? 7, और ये बना x। हम एक ट्रिपलेट पढ़ते थे कि 25 ट्रिपलेट पढ़ा है हमने 7, और कितना हुआ यहाँ पर? 24। तो यदि ये 24 है, 7 का दुगना 14, 25 का 50, तो 24 का दुगना 48, तो 48 है तो ये क्या 4.8 आ जाएगा क्या? पाइथागोरस ट्रिपलेट की में से 4.8 आ गया। अच्छा, यदि ये 4.8 है और उसमें यहाँ तक 3 है, तो बाकी क्या 1.8 आएगा क्या? आपसे ये पूछा कि सीढ़ी दीवार पे कितना ऊपर गई, तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 1.8। ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये करने के लिए आपको ट्रिपलेट्स याद यहाँ पर होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। 2011 में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या 1210 है, और उत्तीर्ण लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ये है। तो ये उत्तीर्ण लड़के 11 है, तो 11 की वैल्यू आपको दे रखी कितनी? 1210। तो एक का वैल्यू कितना होगा? 110, और यहाँ पर 11 और 9 टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? 20। तो हम बोलेंगे 110 को जब 20 से गुना करेंगे तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं यहाँ पर? 2200। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए 2200। अब ये जो आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है यहाँ पर उत्तीर्ण करने वाले बच्चे, और 2011 की बात हो रही है। तो 2011 में 50 और 60 के बीच में 55% बच्चे पास हो गए। यदि 55% बच्चे पास हो गए तो फेल कितने हो गए? 45%। और टोटल बच्चे कितने हैं? 2200। 2200 का आप क्या निकाल दोगे यहाँ पर? 45% निकाल दोगे, तो 45/100, और डबल जीरो से गई डबल जीरो। 22 पंजो 110 का जीरो 11, 22 गुना 4 कितना होता है? 88। और 88 में जब आप 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा? कुछ गलती करी शायद हमने, दोबारा देखना। 2011 में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या 1210 दे रखी है, और उत्तीर्ण लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 दे रखा है। तो 11 जो है यहाँ पर 11, तो हम कह देंगे 11 की वैल्यू 1210 के बराबर है। 11 से काटोगे इसको, तो 11 से काटोगे तो 11 बार कट जाएगा ये, तो 110 आ गया। 11 और 9 20 का वैल्यू कितना आएगा? गुना 20 करेंगे तो 2200 आएगा। तो 2011 में टोटल 2200 बच्चे अपीयर हुए थे। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि 2011 में अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या आपको यहाँ पे बताना है। अच्छा, यहाँ पर 2200 टोटल बच्चे हैं, तो कुछ न कुछ हमने गलती करी है। इफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड बॉयज इन ईयर 2011 इज 1210, तो आपको क्या रखा है कि वर्ष 2011 में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या 1210 है, और आगे लिखा है कि उत्तीर्ण लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11 और 9 है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? दोबारा देखना, उत्तीर्ण लड़कों की संख्या आपको दे रखी है, तो उत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 1210, और यहाँ पे कितनी है? 11। तो 11 का मान कितना होगा? 11 की वैल्यू दे रखी है आपको 1210 के बराबर, ये आपको दे रखा है। आगे बात करें हम लोग, तो 11 बराबर है 1210, तो 1 बराबर क्या होगा? 11 एकम 11, और कितना बना? 0। तो 1 की वैल्यू 110 है। तो कह रहा है उत्तीर्ण लड़के और लड़कियों की संख्या की बात हो रही है यहाँ पर। तो 11 और 9 कितना बना? 20। तो 20 का वैल्यू कितना बनेगा? 2200। अच्छा, ये 2200 बच्चे पास हो गए यहाँ पर, ये पास होने वाले बच्चे हैं। तो 55% पास कितने बच्चे हुए थे यहाँ पर? 55% 2011 में।
तो 2011 में बच्चे पास कितने हुए थे? 55%। तो 55% का वैल्यू अपने को दे रखा है, ये 100% का नहीं था, 55% पास होने वाले बच्चे। और पास कितने बच्चे हुए थे वो आपको दे रखा है, कितना? 2200। तो आप जब सोल्व करेंगे इसको तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 55 का 4 गुना 220 होता है, तो 1% की वैल्यू 40। तो हम कह सकते हैं 100% की वैल्यू कितनी होगी? 4000। तो टोटल जो बच्चे हैं वो बच्चे कितने दोस्तों? यहाँ पर 4000 बच्चे। अब कह रहा है कि फेल कितने हो गए? तो 55% पास हो गए, टोटल बच्चे हैं 4000, तो 45% बच्चे क्या हो गए होंगे? फेल हो गए होंगे। तो आप इसको सोल्व करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, 45 गुना 4 होता है 180, 1800 बच्चे एग्जाम में क्या हो गए? फेल हो गए। तो अपना जो आंसर है, आंसर क्या आएगा? ये जो 11 नो है ना, ये सिर्फ पास होने वाला है, और पास होने वाले तो 55% है। तो पहले 55% की वैल्यू दे रखी है, तो 100% की निकाल ली मैंने, और टोटल बच्चे पता कर लिए, और टोटल में से 45% बच्चे क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, 40 रुपए किलो के हिसाब, 40 रुपए किलो की दर से 50 किलो चीनी खरीदी, 40 रुपए किलो के हिसाब से एक पंसारी ने 50 किलो चीनी खरीद ली, तो यहाँ पे रुपए कितना खर्च हो गया उसकी जेब से? 2000। 2000 रुपये तो एक जगह हो गई है। दूसरी जगह की बात कर लेते हैं। आगे लिखा है यहाँ पर कि 30 रुपए किलो के हिसाब से, अब एक और जगह हमने ली 30 रुपए किलो के हिसाब से, आपने यहाँ से कितनी परचेज कर ली? 70 किलो, 70 किलो यहाँ से ले ली, तो आपने खर्च कितना कर दिया यहाँ पर? 100 रुपये। टोटल खर्चा कितना हो गया हमारा? 4100 रुपये। और 4100 रुपये में लेके क्या है हम लोग? 120 किलो। तो 120 किलो चीनी हमने 4100 में ली। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे मिश्रण 1 किलो कितने में बेचना चाहिए? अच्छा, 4100 रुपये में आपने टोटल 120 किलो ले लिया, तो 120 ये कर दिया मैंने, ये हमारा टोटल 1 किलो का कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर टोटल जो खर्चा हुआ उसको डिवाइड कर दो टोटल वजन से, तो ये एवरेज प्राइस आ गई हमारे 1 किलो की। और हमें चाहिए 20% का लाभ, तो 20% का लाभ चाहिए, तो बेचना कितने में चाहिए? 20% बढ़ाकर, तो 120 बटा किस में बेचेंगे हम लोग? 100। तो 20 से गया 120, डबल जीरो से गया डबल जीरो, तो आंसर कितना बनेगा? 41। तो हमें कितने रुपए में बेचना चाहिए दोस्तों? 41 रुपए किलो। ये अपना आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो बहुत सिंपल है, आपको पढ़ाया जाता है कि पी ए इंटू क्या होता है? पी बी बराबर क्या होता है? पी टी स्क्वायर। और हम ये प्रूव भी करवाते हैं कि बनता कैसे है। जब भी सर्कल के बाहर कोई बिंदु हो और उससे आप एक तो डाल रहे हो टेंजेंट और एक डाल रहे हो सीकेंट, एक डाल रहे हो छेदक रेखा और एक डाल रहे हो आप स्पर्श रेखा, तो रिलेशन बनता है पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। आपको पी टी का वैल्यू दे रखा है 12, तो ये आपको दे रखा है 12। आपको पी बी का वैल्यू पूरा दे रखा है 24, तो ये जो पी बी है ये पूरी वैल्यू आपको दे रखी है 24, ये आपको दे रखी है। और आपसे ए बी का मान पूछा, आपको किसका मान पूछा है? ए बी का मान, ये मान अपने को पता करना है। तो कर लो इसको, फॉर्मूला क्या बनता है? पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। तो पी ए का वैल्यू पता है कि अपने को? पी ए का वैल्यू नहीं पता, तो पी ए की वैल्यू को आप अज्यूम कर लो एक्स, पी ए को हमने मान लिया एक्स, इंटू आगे पी बी का वैल्यू पता है क्या? तो पी से लेकर बी का वैल्यू पता है कितना है? 24। तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। पी टी का वैल्यू कितना है हमारे पास में? 12, तो 12 गुना 12 144 होता है, तो 12 से काटेंगे 2, और एक्स का वैल्यू कितना बनेगा यहाँ पर? 6 बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 6। आप बताओ, यदि ए से लेकर पी, ये वैल्यू 6 है और टोटल वैल्यू 24 है, तो 24 में 6 कम कर दो, तो 24 माइनस क्या करोगे? 6। हम कह देंगे ए बी का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कितना आएगा? 8। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ये ऑप्शन। तो ये अपना आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 28, एक हीरा 5:2 के अनुपात में तोड़ा। मान लो पहले हीरे का वजन कितना था? 7x, ये 2 हिस्सों में टूट गया, एक हिस्सा कितना हुआ? 5x, वजन की बात कर रहे हैं, और एक कितना हुआ यहाँ पर? 2। वजन की बात कर रहा हूँ। मान लो एक हीरे का पहले वजन 7 ग्राम था, ये टूट गया नीचे, तो टूटने से एक हिस्सा तो टूट गया 5 ग्राम में, और एक हिस्सा टूट गया यहाँ पर 2 ग्राम। हम आपने करा। अभी कह रहा है हीरे की मूल्य उसके वजन के घन के अनुपात में, तो 7 का क्यूब कितना होगा? 7 का क्यूब होगा 343, और यहाँ पे लिखा मैंने x का क्यूब। ये इतने रुपए का था पहले हीरा, अभी जैसे ही टूटा तो 5 का क्यूब कितना हुआ? 125x क्यूब, और प्लस 2 का क्यूब कितना हुआ यहाँ पर? 8x क्यूब। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा 133x क्यूब रुपए। अब हीरे की कीमत ये आ गई यहाँ पर 133x क्यूब रुपए। अब ये कह रहा है तोड़ने के बाद हीरे का मूल्य क्या होगा? यदि पहले हीरे का मूल्य इतना था, तो पहले जो हीरे का मूल्य आपको दे रखा है, ये कितना दे रखा है यहाँ पर आपको? 68600, ये आपको दे रखा है। 343 का दुगना होता है ये, तो एक्स क्यूब का जो वैल्यू बनेगा, वैल्यू बन जाएगा यहाँ पर 200 रुपये।
तो हमने कहा कि एक्स क्यूब का वैल्यू 200 आ गया। ये जो 200 रुपये उठा के आप यहाँ पे रख दो, तो ये बन जाएगा 133 और गुणा क्या करेंगे यहाँ पर 200। 133 का दुगुना कितना होता है 266, नीचे डबल जीरो। टूटने के बाद हीरे की कीमत कितनी रह गई यहाँ पर 26,600। 200 क्या कह रहा है, टूटने से पहले हीरे का मूल्य ये था, तोड़ने के बाद हीरे के मूल्य में कमी का पता लगाओ, तो कमी कितने की होगी, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दो, तो 0 0 0, 8 में 6 गया तो 2, और आगे 6 में से 2 गया तो कितना 4, तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 42। तो पहले हीरे की कीमत थी ये और अब हीरे की कीमत हो गई ये, तो आपसे कमी पूछी गई है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो, आंसर अपने को मिल। अगला क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, यहाँ पर ये 5 आ रहा है 6 बार, एफ का मतलब है फ्रिक्वेंसी, तो 5 5 5 6 बार आ रहा है, तो टोटल 30 हो गया। ये 10 आ रहा है के बार, तो टोटल मल्टीप्लाई कर दो, 10 के हो गया। 15 15 15 6 बार आ रहा है, तो 15 टोटल हो गया 90। यहाँ पे बात करें, ये हो गया 90। 20 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा, और 25 को गुणा 5 करेंगे तो 25। ये बनेगा टोटल। तो सभी का टोटल कितना बन गया, तो 90 और 30 120, 200 में 120 जोड़ेंगे हम लोग तो आएगा 320, और 320 में आप जोड़ेंगे 125 तो आएगा 5, 2 और 2 4, 3 और 445 प्लस 445 प्लस कितना है ये, कितना हमारे पास 15 6 की 90। तो हमने इनको जोड़ा, 1 2 3 और 4 को जोड़ने से ये आ गया, प्लस 10 के भी अभी बचा हुआ है, तो ये टोटल आ गया। अच्छा, अभी जो टोटल है कितने ऑब्जर्वेशन का है, 5 आ रहा है 6 बार, तो 6 तो ये हो गए, 6 और 6 12, 12 और 5 17, और 10 कितना हुआ 27। तो हमने कहा 27, हमने लिखा है यहाँ पर, नीचे क्या आएगा 27, नीचे लिखेंगे हम लोग 27 प्लस क्या हुआ यहाँ पर की, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा मिल गया यहाँ पर। और आपको माध्य कितना दे रखा है, औसत कितना दे रखा है 15 15। सोल्व कर लो इसको, तो ये बनेगा 4 4 5 प्लस ये बनेगा 10 के बराबर 15 7, 15 7 होता है 105, कैरी हो गया 10, 15 दूना कितना होता है 30, और 10 कितना बना 40, और प्लस क्या बनेगा यहाँ पर 15 के, ये बना हमारे पास। तो 10 के उधर जाएगा तो यह बनेगा 5 के, और 445 में से जब 405 घटाओगे तो बचेगा 40, तो क्या के जो है उसके का वैल्यू 8 आएगा क्या, तो और चेक करो ऑप्शन में 8 है क्या, बिल्कुल 8 है, आंसर क्या बनेगा हमारा बी ऑप्शन। तो ये मेन निकालना तो आपको आता ही होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन अपने पिछले वाले एसटी में भी रिपीट हुआ था, तो रिपीट कैसे करेंगे इसको हम लोग, यहाँ तो कौन है पुलिस, पुलिस पुलिस कितने से भाग रही है 18 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे कौन है चोर, चोर कितने से भाग रहा है 16 किलोमीटर पर आवर, तो पुलिस और चोर के बीच में दूरी कितनी है 400 मीटर, आपको दे रखा है। तो 400 मीटर को आप किलोमीटर में भी क्या लिख सकते हो, 1000 का भाग लगा दो तो बनेगा 2 बटा कितना 5 किलोमीटर। अब पहले तो ये पता लगाते हैं कि पुलिस चोर को कितने टाइम में पकड़े, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है 2 बटा कितना है 5 किलोमीटर में, और स्पीड होगी रिलेटिव 18 और 16 का अंतर 2 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर गया तो आंसर आएगा 8 से। तो हम कह देंगे 1/5 घंटे में ये पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी। तो एक जितने टाइम 1/5 घंटे पुलिस भागी होगी और 1/5 घंटे चोर भागा होगा। तो पूछ रहा है पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितना दूरी तय करा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। चोर का स्पीड कितना है 16 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस ने उसको कितने में पकड़ा, कितने घंटे भागा 1/5 घंटे भागा, तो आर से गए आर तो आंसर किलोमीटर में आएगा, और 16 में 5 का भाग लगाएंगे तो 2 ही किलोमीटर आएगा। तो आप जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 3200 आ जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका इस संडे का पेपर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 30, और आई थिंक पेपर को आप अच्छा लेवल बोलोगे, काफ़ी अच्छा लेवल बोलेंगे, तो आप इस पेपर को 2 से 3 बार करिए। यदि मेरे से कोई गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में आप गलती भी बताना कि मेरे से ये मिस्टेक हो, और कोई भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आया, कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट आपको करना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। चलिए आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट संडे को जो पेपर लगेगा उसका सॉल्यूशन लेके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू, गुड बाय, टेक।